हेलो एवरीवन, आई एम शिखा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं आरएनए प्रोसेसिंग। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने आरएनए प्रोसेसिंग के 2 स्टेप डिस्कस किए थे। यूकैरियोट्स में एमआरएनए की प्रोसेसिंग में 4 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप 5' कैपिंग होना, सेकेंड स्टेप क्लीवेज एंड पॉलीएनाइलेशन होना, थर्ड स्टेप स्प्लाइसिंग एंड फोर्थ स्टेप आरएनए एडिटिंग। हमारे 2 स्टेप्स 5' कैपिंग होना एंड 3' पे हमारा पॉलीएनाइलेशन होना, ये स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब आता है थर्ड स्टेप, दैट इज स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग का मीनिंग क्या होता है? स्प्लाइसिंग का मतलब ही होता है कि एक्सोन को ज्वाइन कर देना और इंट्रोन को रिमूव कर देना। हमारे जीन्स में 2 टाइप के सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, एक तो एक्सोन होते हैं, एक इंट्रोन होते हैं। एक्सोन क्या करते हैं? कोडिंग होते हैं, वो कोड करते हैं डीएनए के लिए, प्रोटीन के लिए। बट जो इंट्रोन होते हैं वो नॉन कोडिंग होते हैं, वो हमारे एक्स्ट्रा सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं डीएनए में। वही एक्स्ट्रा सेगमेंट किसमें आ जाते हैं? आरएनए में। अब आरएनए में जो इंट्रोन एंड एक्सोन है उसमें हमें एक्सोन को ज्वाइन करना है और इंट्रोन को रिमूव कर देना है। एक्चुअली इंट्रोन इसलिए प्रेजेंट होते हैं बिकॉज जब हमारे डीएनए में इंट्रोन प्रेजेंट होंगे तो कोई भी हमारा रेडिएशन से म्यूटेशन होगा तो वो म्यूटेशन जो है वो एक्सोन में होने के कम चांसेस होंगे। बिकॉज इंट्रोन है तो इंट्रोन में म्यूटेशन हो जाएगा, एक्सोन में म्यूटेशन होने के कम चांसेस होंगे। डीएनए को प्रोटेक्ट करने के लिए ही इंट्रोन प्रेजेंट होते हैं डीएनए में। अब वो डीएनए से आरएनए में आ चुके हैं तो हमें उन इंट्रोन को रिमूव करना है एंड एक्सोन को साथ में लाइगेट करना है, ज्वाइन करना है। हमारे 2 टाइप के जीन होते हैं। इंटरप्टेड जीन मतलब उसमें इंट्रॉन प्रेजेंट है, वो हमारे इंटरप्ट हो रहे हैं एक्सोन इंट्रॉन के थ्रू। इट मीन्स ये हमारा एक्सोन प्रेजेंट है, देन हमारा इंट्रोन है, फिर एक्सोन है। ये एक्सोन इंटरप्ट हो गया इंट्रॉन के थ्रू, इसलिए बोला इनको इंटरप्टेड जीन। इंट्रॉन इसमें प्रेजेंट होते हैं। ऐसे जीन जिनमें इंट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते, इंट्रॉन नहीं होते, उनको बोलते हैं अनइंटरप्टेड जीन। उन एक्सोन को कोई इंटरप्ट नहीं कर रहा होता, इसलिए उनको बोलते हैं अनइंटरप्टेड जीन। और जो एवरेज साइज होता है इंट्रॉन का वो 3000 बेस पेयर होता है। और हमारे प्रोकैरियोट्स में मोस्टली अनइंटरप्टेड जीन प्रेजेंट होते हैं, बट यूकैरियोट्स में मोस्टली इंटरप्टेड जीन प्रेजेंट होते हैं। अब देखते हैं इंट्रॉन कितने कितने टाइप्स के होते हैं। इंट्रॉन प्रोकैरियोटिक जीन में भी होते हैं बट रेयर होते हैं, मोस्टली हमारे यूकैरियोटिक जीन में होते हैं। प्रोकैरियोटिक जीन में आर्चीबैक्टीरियल जीन होते हैं, यूबैक्टीरियल जीन होते हैं। आर्चीबैक्टीरियल जीन में आर्चियल इंट्रॉन होते हैं, यूबैक्टीरियल जीन में ग्रुप फर्स्ट इंट्रॉन, ग्रुप सेकंड इंट्रॉन होते हैं। ये तो हो गए प्रोकैरियोटिक इंट्रॉन। अब आता है यूकैरियोटिक जीन। यूकैरियोटिक जीन में हमारे न्यूक्लियर जीन भी हो सकते हैं, ऑर्गेनेल जीन भी हो सकते हैं। न्यूक्लियर जो जीन है उसमें हमारे प्री एमआरएनए है, प्री आरआरएनए है, प्री टीआरएनए है। ये 3 टाइप के हमारे आरएनए फॉर्म हो रहे हैं डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन के बाद। एमआरएनए में जो होता है वो जीयूएजी इंट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, एयूएसी इंट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अभी हम पढ़ेंगे इनको जीयूएजी और एयूएसी क्यों बोला। ये हमारे जीयूएजी बहुत कॉमन इंट्रॉन होते हैं, बहुत रेयरली प्रेजेंट होते हैं एयूएसी इंट्रॉन। फिर हमारा आता है आरआरएनए, प्री आरआरएनए। बिकॉज इंट्रॉन का रिमूवल नहीं हुआ है अभी इनका, तो इट मीन्स हमारा अभी मैच्योर आरएनए बनना रहता है। अब प्री आरआरएनए में हमारे ग्रुप फर्स्ट इंट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। फिर आता है हमारा प्री टीआरएनए। प्री टीआरएनए में हमारा प्री टीआरएनए इंट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, प्री टीआरएनए इंट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। फिर आता है ऑर्गेनेल जीन। ऑर्गेनेल जीन माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, उसमें हमारे ग्रुप फर्स्ट इंट्रॉन, ग्रुप सेकंड इंट्रॉन, ग्रुप थर्ड इंट्रॉन, ये 3 टाइप के इंट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ये टोटल हमें इंट्रॉन के बारे में पढ़ा। अब देखते हैं इंट्रॉन की स्प्लाइसिंग कैसे हुई, इंट्रॉन का रिमूवल कैसे हुआ। हमारा अभी हम स्टडी कर रहे हैं एमआरएनए की स्प्लाइसिंग। एमआरएनए में 2 टाइप के इंट्रॉन थे, जीयूएजी इंट्रॉन, एयूएसी इंट्रॉन। उसमें से हमारे जीयूएजी इंट्रॉन मोस्ट कॉमन इंट्रॉन थे। सारा हम प्रोसेस जो पढ़ेंगे वो जीयूएजी इंट्रॉन के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, जीयूएजी इंट्रॉन में पढ़ेंगे। अब क्या होता है, ये हमारे जीयूएजी इंट्रॉन है, इनको हमने जीयूएजी इंट्रॉन क्यों बोला? बिकॉज ये हमारा एक्सोन है, ये इंट्रॉन है ब्लू कलर का, फिर से एक्सोन है। ये एक्सोन फर्स्ट है, ये एक्सोन सेकंड है, एंड बीच में इंटरप्ट कौन कर रहा है? इंट्रॉन इंटरप्ट कर रहे हैं एक्सोन को। अब ये जो इंट्रॉन है इसकी एक साइड पे जीयू प्रेजेंट है और एक साइड पे एजी प्रेजेंट है। ये जो जीयू यहाँ से है, यहाँ से इंट्रॉन स्टार्ट हो रहा है, और ये जो एजी है यहाँ पे इंट्रॉन एंड हो रहा है, इसलिए इसको बोला जीयू एजी इंट्रॉन। अब जो जीयू होता है वो 5' स्प्लाइस साइट होती है, डोनर होता है, अभी देखते हैं कैसे। और जो एजी होता है वो 3' स्प्लाइस साइट होती है, रिसेप्टर होता है हमारा। फर्स्ट तो ये 5' है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली 3' पे एक्सोन खत्म हो रहा है। ये 5' है तो 3' पे एक्सोन खत्म हो रहा है। ये 5' साइट ही तो हुई हमारी इंट्रॉन की।
सो इसे हमने बोला 5' स्प्लाइस साइट, और ये हमारी हुई 3' साइट इंट्रॉन की, सो इसे हमने बोला 3' स्प्लाइस साइट। फ्री 5' होती है एक्सोन सेकेंड की, 5' to 3'। सो ये हमारा इंट्रॉन है प्री mRNA में GUAG इंट्रॉन। इफ हमारा AUAC इंट्रॉन होगा तो यहाँ पे हमारा AU प्रेजेंट होगा एंड पे, और एक एंड पे AC प्रेजेंट होगा। सो ये 2 टाइप्स के इंट्रॉन होते हैं। मोस्टली हमारे GUAG इंट्रॉन है जो मिलते हैं हमारे कॉमन यूकैरियोट्स के mRNA में। स्प्लाइसिंग होनी है, स्प्लाइसिंग मतलब रिमूवल होना है इंट्रॉन का, और फिर जो सारे एक्सोन हैं उनका लाइगेशन होना है, वो सारे एक्सोन फिर से लाइगेट होने हैं, जॉइन होने हैं। हमारा एक पूरा ऐसा RNA बनना है जिसमें सिर्फ एक्सोन हो, इंट्रॉन ना हो। सो हमारा ये जो स्प्लाइसिंग होती है इसमें फर्स्ट स्टेप होता है ट्रांसएस्टिफिकेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, ट्रांसएस्टिफिकेशन रिएक्शन होती है, और जो ट्रांसएस्टिफिकेशन रिएक्शन होती है ये जिस एपरेटस में हो रही है उस एपरेटस को बोलते हैं स्प्लाइसोसोम, उसको बोलते हैं स्प्लाइसोसोम। ये 2 रिएक्शंस होती हैं, हम बताएंगे इनके थ्रू कैसे इंट्रॉन का रिमूवल होता है, पर ये दोनों रिएक्शन ऐसे ही न्यूक्लियस में रेंडमली कहीं भी नहीं हो रही हैं। ये स्प्लाइसोसोम एपरेटस है, उसके अंदर स्प्लाइसोसोम एपरेटस को कवर कर लेता है, उसके अंदर जाके ये रिएक्शन हो रही है। सो पहले हम पढ़ते हैं रिएक्शन होती क्या है, कौन कौन सी रिएक्शन होती है जिससे हमारा एक्सोन के मिडल में जो इंट्रॉन है वो बाहर निकल जाता है। सो हमारा क्या होता है, ये हमारा ट्रांसएस्टिफिकेशन रिएक्शन होनी है। इसमें 2 ट्रांसएस्टिफिकेशन रिएक्शन होनी है। ट्रांसएस्टिफिकेशन का मतलब क्या है, ईस्टर बॉन्ड का ट्रांसफर हो रहा है, ईस्टर बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। सेकेंड ट्रांसएस्टिफिकेशन रिएक्शन होती है। अब होता क्या है, इंट्रॉन के मिड में हमारा एक पॉइंट प्रेजेंट होता है, दैट इज ब्रांच पॉइंट। उसमें हमारा एडिनाइल प्रेजेंट होता है, दैट इज ब्रांच पॉइंट A प्रेजेंट होता है यहाँ पे। अब क्या है, ये जो A है इसका 5' एंड भी बिजी है और हमारा 3' एंड भी बिजी है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड में। सो ये जो A है इस पे हमारा 2' एंड इसका फ्री है, 2OH इसका फ्री है, A का 2OH फ्री है। ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसने इसके 5' एंड के साथ एक्सोन, इसके 5' एंड के साथ ट्रांसएस्टिफिकेशन रिएक्शन करा। ट्रांसएस्टिफिकेशन रिएक्शन करा 5' स्प्लाइट साइट के साथ, किसने, सेकेंड OH ने 5' स्प्लाइट साइट के साथ ट्रांसएस्टिफिकेशन रिएक्शन किया। अब क्या हुआ, ये पूरा सेगमेंट हमारा अलग हो गया। इंट्रॉन के 5' एंड के साथ तो ट्रांसएस्टिफिकेशन रिएक्शन किया है, अब इसका क्या है, इसका हमारा OH फ्री है, ये हमारा अलग हो गया और ये हमारा पूरा साथ में हो गया। अब क्या होता है, अब इसका 3OH एंड फ्री हो गया। ये फॉस्फेट से यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्म कर रहा था, ये हमारा फ्री हो गया। अब इस OH ने 3' OH ने हमारा इसके 5' के साथ बॉन्ड बना लिया। एक्सोन का 5' था हमारा यहाँ पे प्रेजेंट, इंट्रॉन का 3' था प्रेजेंट। इस OH ने हमारा 5' के साथ बॉन्ड बना लिया और ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर अलग हो गया और ये एक्सोन जॉइन हो गया। पहले क्या हुआ, जो ब्रांच पॉइंट था उसमें 2' OH था, 2' OH ने इसके 5' एंड पे अटैक किया, इसका 5' एंड पे अटैक किया, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे 3' OH फ्री हो गया। 3' OH फ्री क्यों हो गया, बिकॉज वो OH इन्वॉल्व था फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड में, अब वो फ्री हो गया है। सेकेंड ट्रांसएस्टिफिकेशन रिएक्शन में ये जो 3' OH है इसने रिएक्ट किया, इसने अटैक किया हमारा किस पे, इसके 5' एंड पे, क्योंकि यहाँ पे एक्सोन का 5' एंड प्रेजेंट है, इंट्रॉन का 3' एंड प्रेजेंट है, तो अब 3' हमेशा 5' पे अटैक करता है, 3' ने 5' पे अटैक किया, ये पूरा इंट्रॉन का जो स्ट्रक्चर था ये अलग हो गया और हमारा एक्सोन जॉइन हो गया, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्म हो गया इनके बिटवीन। ये हमारा रहता है ट्रांसएस्टिफिकेशन रिएक्शन में। और ये रिएक्शन जिस कॉम्प्लेक्स में हो रही है उसको स्प्लाइसोसोम बोलते हैं। स्प्लाइसोसोम में हमारे SNRNP होते हैं, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन एंड SR प्रोटीन होते हैं। ये हमारा राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन है तो इसमें हमारी कुछ प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं, कुछ RNA प्रेजेंट होते हैं, SNRNA U1, U2, U3, U4, U5, U6, ये हमारे SNRNA होते हैं, हमारी कुछ प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं। SR प्रोटीन में हमारे RS डोमेन होते हैं, इसको हमने SR प्रोटीन इसलिए बोला, इसमें आर्जिनिन और सीरीन प्रोटीन होती है, इसमें हमारा सीरीन आर्जिनिन साइट होती है, सीरीन आर्जिनिन रिच होती है ये। इसमें RS डोमेन होता है जो कि सीरीन आर्जिनिन रिच डोमेन होता है। एक हमारा RRM पॉइंट होता है जो हमारा RNA बाइंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है।
होता है। सो हमारे ये जो स्प्लाइसोसोम है इनसे इनकी हेल्प से हमारा ये ट्रांसएस्टिफिकेशन रिएक्शन हो जाती है। ये ट्रांसएस्टिफिकेशन रिएक्शन में कोई एटीपी का यूज़ नहीं होता, कोई एटीपी का यूज़ नहीं होता। ये नॉर्मल अटैक करते हैं जिससे कि ट्रांसएस्टिफिकेशन रिएक्शन परफॉर्म हो जाती है और हमारी स्प्लाइसिंग हो जाती है। बट ये जो स्प्लाइसोसोम है इनके अरेंजमेंट में ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन आ रही है, इन प्रोटीन का एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है। ये प्रोटीन उस आरएनए पे कॉम्प्लेक्स फॉर्म करके उनसे ट्रांसएस्टिफिकेशन रिएक्शन करा रही हैं। तो इनके एपरेटस के लिए, इनके प्रोसेसिंग के लिए, इनके एपरेटस को फॉर्म होने के लिए, कॉम्प्लेक्स फॉर्म होने के लिए इनको एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। तो स्प्लाइसिंग, वैसे तो उसमें स्प्लाइसिंग में नॉर्मली देखा जाए तो एटीपी का यूज नहीं होता, बट स्प्लाइसिंग में जो स्प्लाइसिंग एपरेटस बन रहा है उसमें एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए स्प्लाइसिंग को बोलते हैं कि स्प्लाइसिंग में हमारा एटीपी का यूज होता है। सो स्प्लाइसिंग में, ओवरऑल स्प्लाइसिंग में हमारा एटीपी का यूज होता है। अब स्प्लाइसिंग हमारी टू टाइप्स की होती है, सिस स्प्लाइसिंग, ट्रांस स्प्लाइसिंग। सिस स्प्लाइसिंग मतलब एक आरएनए इन्वॉल्वड है, एक आरएनए का ही हमारा एक्सोन है, इंट्रोन है, एक्सोन है, एक्सोन ज्वाइन हो गए, इंट्रॉन निकल गया। बट ट्रांस स्प्लाइसिंग मतलब 2 आरएनए इन्वॉल्वड है, हमारा एक्सोन एक आरएनए का है, दूसरे आरएनए पे इंट्रॉन है, इस पे भी इंट्रॉन है, एक्सोन सेकंड इस पे है। तो 2 डिफरेंट आरएनए अपने अपने इंट्रॉन को रिमूव करके एक नॉर्मल आरएनए फॉर्म करते हैं, मैच्योर आरएनए फॉर्म करते हैं। इसको बोलते हैं ट्रांसस्प्लाइसिंग। ट्रांसस्प्लाइसिंग बहुत रेयर होती है, मोस्टली होती है सिस स्प्लाइसिंग। सिस स्प्लाइसिंग भी 2 टाइप्स की होती है, कॉन्स्टिट्यूटिव सिस स्प्लाइसिंग, अल्टरनेटिव सिस स्प्लाइसिंग। ये सेम ऐसे ही होती है जो हमने पॉलीएडेनाइलेशन में कॉन्स्टिट्यूटिव पॉलीएडेनाइलेशन और हमारा अल्टरनेटिव पॉलीएडेनाइलेशन पढ़ा। इसमें क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूटिव स्प्लाइसिंग में हमारा नॉर्मल इंट्रोन रिमूव हो जाते हैं और जो हमारा एक्सोन का जो हमारा सीक्वेंस था एज इट इज वही सीक्वेंस हमारा आरएनए बना लेता है। ये हमारा नॉर्मल क्या हो गया है, हमारा आरएनए हो गया है। अब हमारा क्या होगा, अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग में हमारा नॉर्मल ABCD हमारे ये एक्सोन है, 1 2 3 इंट्रॉन है। जब ये इंट्रॉन का रिमूवल होता है तो कभी ABCD प्रोटीन बनती है, कभी ACD प्रोटीन बनती है। मतलब स्प्लाइसिंग डिफरेंट वे में हो रही है, डिफरेंट पोजीशन पे हो रही है। जब ABCD प्रोटीन बनी तो इनकी स्प्लाइसिंग हो गई, बट जब ACD प्रोटीन बनी तो हमारी A से लेकर हमारा C तक की स्प्लाइसिंग फुल हो गई, जिससे हमारा ACD ज्वाइन हो गया और 3 इंट्रॉन की स्प्लाइसिंग हो गई, 3rd इंट्रॉन की स्प्लाइसिंग हो गई। सो स्प्लाइसिंग होना अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग तरीके से, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव स्प्लाइसिंग। या तो फिक्स्ड है कि हमारे सारे इंट्रॉन निकल जाएंगे, सारे एक्सोन एक तरीके से ज्वाइन हो जाएंगे, बट किसी में इंट्रॉन के साथ साथ एक्सोन भी रिमूव हो जाते हैं और डिफरेंट टाइप की प्रोटीन बनती है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन की प्रोटीन बनती है। इसको बोलते हैं अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग। ऐसे ही हमारा पॉलीएडेनाइलेशन में हुआ था। कॉन्स्टिट्यूटिव पॉलीएडेनाइलेशन मतलब एक स्पेसिफिक साइड पे क्लीवेज होगा और एडेनाइलेशन चेन, हमारी पॉलीएडेनाइल चेन अटैच हो जाएगी। सेकंड था हमारा अल्टरनेटिव पॉलीएडेनाइलेशन। अल्टरनेटिव पॉलीएडेनाइलेशन में डिफरेंट साइड से क्लीवेज होता था और फिर पॉलीएडेनाइलेशन चेन अटैच होती थी। सेम हमारा हुआ कॉन्स्टिट्यूटिव सिस स्प्लाइसिंग में, अल्टरनेटिव सिस स्प्लाइसिंग में। ट्रांसस्प्लाइसिंग क्या होता है, हमारा एक्सोन है, A एक्सोन है हमारा, फिर इंट्रॉन है, ये डिफरेंट आरएनए है, इसमें 2 इंट्रॉन है और B एक्सोन है, A और B की जॉइनिंग हो गई और 2 और 1 रिमूव हो गए। इसको बोलते हैं ट्रांसस्प्लाइसिंग। अब हमें एग्जांपल देखना है अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग का। अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग का बेस्ट एग्जांपल होता है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला। जब ड्रोसोफिला में सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, डिफरेंट सेक्स आते हैं, मेल और फीमेल आते हैं, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होती है, अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग होती है। कैसे रिस्पॉन्सिबल होती है वो देखते हैं। ह्यूमन बीइंग में सेक्स कैसे डिसाइड होता है, ह्यूमन बीइंग में सेक्स डिसाइड होता है वाई क्रोमोसोम से। क्या होता है, एक तो मुलेरियन डक्ट होती है हमारी और एक होती है वॉल्फियन डक्ट। मुलेरियन डक्ट, वॉल्फियन डक्ट। मुलेरियन डक्ट जो होती है वो फीमेल में होती है और वॉल्फियन डक्ट ग्रो होती है हमारी मेल में। अब क्या होता है, इफ मुलेरियन डक्ट हमारी एनहांस कर जाएगी, मुलेरियन डक्ट हमारी ग्रो हो जाएगी तो हमारी फीमेल का फॉर्मेशन होगा, और हमारी वॉल्फियन डक्ट हमारी ग्रो कर जाएगी तो हमारा मेल का फॉर्मेशन होगा। बट क्या होता है, डिफॉल्ट केसेस में फीमेल का ही फॉर्मेशन होता है, मुलेरियन डक्ट का डेवलपमेंट होता है। बट इफ वाई क्रोमोसोम आ जाए तो वाई क्रोमोसोम से एक प्रोटीन आती है SRY प्रोटीन आती है वाई क्रोमोसोम से, जिसकी वजह से मुलेरियन डक्ट का डेवलपमेंट इनहिबिट हो जाता है, मुलेरियन डक्ट इनहिबिट हो जाती है और वॉल्फियन डक्ट का
डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो इट मीन्स इफ कोई वाई क्रोमोसोम नहीं आ रहा, नॉर्मल केस है, कोई सिचुएशन नहीं बन रही है, तो डिफॉल्ट वे में फीमेल का डेवलपमेंट होगा। बट इफ वाई क्रोमोसोम आ गया और उसके साथ SRY प्रोटीन आ गई तो हमारा मेल का डेवलपमेंट होगा। इट मीन्स डिफॉल्ट तो हमारी फीमेल बन रही है, बट इफ मुलेरियन को इनहिबिट कर दिया तो वॉल्फियन अपने आप ग्रो कर जाएगी, डेवलप कर जाएगी, तो हमारा मेल बनेगा। ह्यूमन बीइंग के केसेस में ये होता है। अब देखते हैं ड्रोसोफिला के केस में क्या होता है। ड्रोसोफिला के केस में जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो वाई क्रोमोसोम पे डिपेंड नहीं करता, वाई क्रोमोसोम पे फर्टिलिटी डिपेंड करती है कि हमारा ड्रोसोफिला, मेल ड्रोसोफिला फर्टाइल होगा या नहीं होगा। वो डिपेंड करता है वाई क्रोमोसोम पे। कभी भी सेक्स क्या होगा ड्रोसोफिला का, वो मेल होगा, वो इंटरसेक्स होगा या वो फीमेल होगा, वो कभी डिसाइड नहीं होता वाई क्रोमोसोम से। वो डिसाइड कैसे होता है? वो डिसाइड होता है रेशियो एक्स क्रोमोसोम का और टोटल ऑटोसोम सेट का। सेट ऑफ ऑटोसोम कितने प्रेजेंट है और हमारा एक्स क्रोमोसोम कितने प्रेजेंट है, उससे डिसाइड होता है। एग्जाम्पल, फीमेल में हमारे XX क्रोमोसोम होते हैं तो 2X क्रोमोसोम हो गए और 2 ही ऑटोसोम के सेट होते हैं, डबल सेट होते हैं ड्रोसोफिला में, तो हमारा रेशियो आता है 1। बट मेल में क्या होता है? मेल में हमारा XY होता है तो हमारा ओनली 1X क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है और 2 ऑटोसोम के सेट होते हैं, तो रेशियो आता है 0.5। अब 0.5 रेशियो की वजह से वो मेल बना और ये 1 रेशियो की वजह से फीमेल बनी। 0.5 रेशियो की वजह से वो मेल बना, ना कि इसमें वाई क्रोमोसोम था इसलिए मेल बना। इफ उसमें X0 क्रोमोसोम है, वाई जो है वो हमारा लॉस हो गया है, जब भी उसमें मेल का फॉर्मेशन होगा, हाँ मेल फर्टाइल नहीं होगा, बट फॉर्मेशन अब भी मेल का होगा, डेवलपमेंट अब भी मेल का होगा। सो वाई क्रोमोसोम जो होती है ड्रोसोफिला मेल में, वो हमारी उसकी फर्टिलिटी डिसाइड करती है, ना कि डिसाइड करती है कि वो मेल होगा या फीमेल होगा। अब इस रेशियो से क्या फर्क पड़ रहा है देखते हैं। क्या होता है, 3 जीन्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ड्रोसोफिला के सेक्स डिटर्मिनेशन में। सेक्स लीथल जीन, ट्रांसफॉर्मर जीन, डबल सेक्स जीन। होता क्या है, इफ हमारा 0.5 रेशियो होता है तो हमारा सेक्स लीथल जीन में नॉर्मल स्प्लाइसिंग होती है, सारे इंट्रॉन रिमूव हो जाते हैं, सारे एक्सॉन बाइंड हो जाते हैं। 8 एक्सॉन होते हैं, 8 के 8 एक्सॉन बाइंड हो जाते हैं। तो इस केस में जो हमारी सेक्स लीथल जीन बना वो नॉन फंक्शनल बना, वो फंक्शनल नहीं था। जब वो फंक्शनल नहीं था तो उसने ट्रांसफॉर्मर जीन को भी एक्टिवेट नहीं किया, इंड्यूस नहीं किया। अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग के लिए नॉर्मल स्प्लाइसिंग हुई, 1 2 3 4 जीन आए और ट्रांसफॉर्मर जीन भी नॉन फंक्शनल बना। जब ट्रांसफॉर्मर जीन भी नॉन फंक्शनल बना तो उसने भी इंड्यूस नहीं किया डबल सेक्स जीन को, किसी भी टाइप की स्प्लाइसिंग के लिए नहीं इंड्यूस किया, उसने फॉलो किया डिफॉल्ट पाथवे। और डिफॉल्ट पाथवे में क्या होता है, ये हमारी 6 एक्सोन का जीन होता है, इसमें से हमारा 4th एक्सोन जो होता है वो रिमूव हो जाता है अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग में। जो हमारी प्रोटीन बनती है वो 550 अमीनो एसिड की प्रोटीन बनती है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है मेल के फॉर्मेशन के लिए। अब फीमेल में क्या हो रहा है, इफ हमारा रेशियो 1 है, इफ हमारा रेशियो 1 आया है तो क्या होगा, रेशियो 1 आया है तो यहाँ पे अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग होती है। अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग कैसे होती है, यहाँ पे 3 की स्प्लाइसिंग हो जाती है। यहाँ पे 8 के 8 एक्सोन प्रेजेंट है, यहाँ पे जो 3rd एक्सोन होता है वो नहीं आता, जिसकी वजह से हमारा सेक्स लीथल जीन फंक्शनल होता है। यहाँ पे नॉन फंक्शनल था, यहाँ पे फंक्शनल होता है। जब सेक्स लीथल जीन हमारा फंक्शनल होता है, ये फंक्शनल सेक्स लीथल जीन जो होता है ये हमारी फिर से अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग के लिए इंड्यूस करता है। अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग के लिए इंड्यूस करता है, इसको अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग के लिए इंड्यूस किया रेशियो ने। फिर जब सेक्स लीथल जीन फंक्शनल आया तो अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग के लिए इसने इंड्यूस किया ट्रांसफॉर्मर जीन को, उसमें भी अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग हुई, उसमें 2 जो था एक्सोन वो रिमूव हो गया। अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग हुई, इससे ट्रांसफॉर्मर जीन वो भी फंक्शनल आया, ट्रांसफॉर्मर जीन भी फंक्शनल आया हमारा। उसने इंड्यूस किया अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग के लिए, इंड्यूस किया किसको, डबल सेक्स जीन को। इसमें भी अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग हो रही थी मेल में भी, बट वो डिफॉल्ट अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग हो रही थी, उसको कोई भी इंड्यूस नहीं करेगा जब भी वो अपने 4 एक्सोन को रिमूव कर देगा, 4th एक्सोन को रिमूव कर देगा। बट इस केस में क्या होता है, इस केस में वो अपने 5th और 6th इन दोनों एक्सोन को रिमूव कर देते हैं और हमारा एक प्रोटीन बनती है जो 430 अमीनो एसिड की होती है। इट मीन्स हमारा अब जो 550 अमीनो एसिड की प्रोटीन बनी है हमारी, वो हमारी रिस्पॉन्सिबल होती है कि मेल का डेवलपमेंट हो, और जो हमारी 430 अमीनो एसिड की प्रोटीन बनी है वो रिस्पॉन्सिबल होती है कि फीमेल का डेवलपमेंट हो। तो इस तरीके से हमारा डेवलपमेंट होता है ड्रोसोफिला में। इट मीन्स जो मेल का फॉर्मेशन हो रहा है वो डिफॉल्ट हो रहा है,
वो डिफॉल्ट हो रहा है, कुछ भी हमारा 0.5 आने पर कोई भी हमारा इंडक्शन नहीं हो रहा, जिसकी वजह से वो नॉन फंक्शनल बनी, ये भी नॉन फंक्शनल बनी, ये फंक्शनल बनी, जो 550 अमीनो एसिड की बनी। मेल का इसमें फॉर्मेशन डिफॉल्ट होता है, फीमेल के फॉर्मेशन में इंडक्शन हो रहा है। जब हमारा 1 रेशियो आया, जब भी पूरा इंडक्शन प्रोसेस हो रहा है, इसलिए बोलते हैं जो ह्यूमन बीइंग में होता है वो फीमेल का फॉर्मेशन डिफॉल्ट होता है और मेल का फॉर्मेशन इंड्यूस होता है, इस वजह से होता है। बट ड्रोसोफिला में मेल का फॉर्मेशन डिफॉल्ट वे में होता है और फीमेल का फॉर्मेशन जो होता है वो एक इंडक्शन पूरा प्रोसेस होता है उससे होता है। सो इससे क्वेश्चन आया हुआ है CSIR में कि हमारा मेल का डेवलपमेंट डिफॉल्ट होता है या फीमेल का डिफॉल्ट होता है, या कैसे कैसे हमारे कौन कौन से वेट की प्रोटीन बनती है, इसमें हाई वेट प्रोटीन बनती है, इसमें लो वेट प्रोटीन बनती है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आया हुआ है CSIR में। सो ये हमारा कंप्लीट होता है स्प्लाइसिंग। नेक्स्ट स्टेप आता है RNA एडिटिंग। सो स्टार्ट करते हैं RNA एडिटिंग, दैट इज द लास्ट स्टेप ऑफ 5' mRNA प्रोसेसिंग। हमारी RNA एडिटिंग हुई। RNA एडिटिंग 4 स्टेप है। RNA एडिटिंग में कुछ बेस मॉडिफिकेशन होते हैं न्यूक्लियोटाइड के, कुछ एडिशन डिलीशन होता है न्यूक्लियोटाइड का। इसमें मॉडिफाई होगा, इसमें एडिशन होगा या डिलीशन होगा। अब मॉडिफिकेशन में क्या होता है, डीएमिनेशन प्रोसेस होता है या ट्रांसएमिनेशन प्रोसेस होता है। डीएमिनेशन में क्या होता है, डीएमिनेशन मीन्स रिमूवल होना अमीनो ग्रुप का नाइट्रोजनस बेसिस से। सिटिडीन के पास अमीन ग्रुप होता है बट वो उस अमीन ग्रुप को रिमूव करके यूरिडीन का फॉर्मेशन कर लेती है। एडिनोसिन होता है, एडिनोसिन के पास भी अमीन ग्रुप होता है, वो उस अमीन ग्रुप का रिमूव करके आइनोसिन बन जाती है। तो डीएमिनेशन में क्या होता है, कुछ बेस जो होते हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं। ट्रांसएमिनेशन में क्या होता है, जो यूरिडीन होती है वो फिर से अमीन ग्रुप लेके सिटिडीन बन जाती है। तो ये पॉसिबिलिटी है, ये बेस मॉडिफिकेशन हो सकते हैं न्यूक्लियोटाइड में। और कुछ एडिशन एंड डिलीशन भी हो सकता है न्यूक्लियोटाइड का। मोस्टली जो होता है वो यूरिडीन न्यूक्लियोटाइड का एडिशन होता है और यूरिडीन न्यूक्लियोटाइड का ही डिलीशन होता है। और ये किसके थ्रू होता है, 20S एडिटोसोम। 20S एडिटोसोम हमारा एक कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है, ये पूरा प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स होता है जो कि इस एडिटिंग को, एडिशन डिलीशन की एडिटिंग को हमारा कैटलाइज करता है, जो होता है 20S एडिटोसोम के थ्रू। तो हमारा ये एडिटिंग हो जाती है हमारी RNA में। अब हमारा क्या बन गया, इस सारे प्रोसेस के बाद हमारा बन गया वो मैच्योर RNA बन गया। वो पहले क्या था, प्री mRNA था, अब वो हमारा मैच्योर mRNA बन गया हमारा। इन सारे प्रोसेस के बाद कौन कौन से प्रोसेस हुए, पहले 5' कैपिंग हुई, फिर हमारी सेकेंड हुई हमारी पॉलीएडिनाइलेशन हुआ, देन हमारा स्प्लाइसिंग हुआ। स्प्लाइसिंग के बाद हमारा RNA में एडिटिंग हुई, कुछ बेस में मॉडिफिकेशन आया। इन सब के बाद वो हमारा जो mRNA था वो अब मैच्योर mRNA बन चुका है। अब हमारा RNA कहाँ जाएगा, साइटोसोल में जाएगा, साइटोसोल में जाके ट्रांसलेशन प्रोसेस कंडक्ट करेगा। सो ये होती है RNA की प्रोसेसिंग। RNA की प्रोसेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है सेल के लिए भी और CSIR नेट JRF के लिए भी। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे rRNA और tRNA की प्रोसेसिंग। So best of luck. Thank you.